2009 की एक यादगार कब्र। हम 6 लोग फावड़े पकड़कर उथली कब्र के पास थक कर खड़े थे। मौसम ने ठंडक का एहसास कराना शुरू कर दिया है। हवा में मिट्टी और पसीने की महक फैली है। मुझे अपनी बहन के साथ हजारों मील दूर ड्राइव पर जाना चाहिए था, लेकिन असल में मैंने उसे जंगल में दफना दिया ताकि वह मुझे न पकड़ सके। पास ही उसके 5 अजनबी लोग थे जो खुद को उसका दोस्त बताते थे। वह रविवार को जल्दी भागते हुए मारी गई। उसकी परफेक्ट जिंदगी पल में टूट गई। ये है तुम्हारी बातें। जब उसका शव मिला तो मैं वहां नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि चिकित्सा कर्मियों ने उसे क्षतिग्रस्त कार से निकालने की कोशिश की थी। वह 19 मिनट तक संघर्ष करती रही। कुछ दिन बाद मेरे माँ ने उसे पुकारा, एक छोटा सा समारोह आयोजित किया और उसकी बाकी चीजें उन लोगों में बांट दी जिन्हें उनकी जरूरत थी। ऐसे ही हमें यह टाइम कैप्सूल मिली। यह छोटा सा धातु का गोल स्तंभ पत्तों की तरह टूटा हुआ लग रहा था, एक मोटे बोरे में लिपटा हुआ। उसकी कार की डिक्की में पड़ा जैसे एक खजाना जिसे खोलने का इंतजार था। मुझे उसकी कॉलेज की कुछ डायरी से पता चला कि वह अपनी दोस्त के लिए चीजें रखती थी, लेकिन उसने भी उसे कैल्टन फॉरेस्ट कब्रिस्तान में दफनाने का इरादा किया, अपने बचपन की याद के तौर पर। पापा कहते हैं हम उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और उसकी राख इस टाइम कैप्सूल के पास दफना दी। मैंने माई स्पेस में लॉग इन किया, उसके कुछ दोस्तों को मैसेज भेजे और अपने प्लान के बारे में उन्हें बताया। आने वाले लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वे समय के कैप्सूल में कुछ चीजें रखना चाहते थे, जैसे फोटो, पत्र और गहने। वे पास के कब्रिस्तान में दफन है। मैंने ये नहीं पूछा कि ये क्या चीजें हैं, न ही इनके नाम जानने की कोशिश की। उस समय यह महत्वपूर्ण नहीं था। मुझे याद है कि उस समय मैं बहुत उलझन में था, क्योंकि मैंने अपनी कोई चीजें वहां नहीं रखी थीं। लेकिन पापा ने कहा यह सोच गलत है। उस पल में वह तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह हिस्सा किसी भी छोटे खिलौने से अधिक प्रमुख है। आगे देखने का एक ही तरीका है, इस घटना को भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो। और मुझे ऐसा ही करना है। मैं किसी को नहीं भूलना चाहता, उसकी मेरे लिए जो अहमियत थी वो नहीं भूलना चाहता, लेकिन धीरे धीरे सम्मान खो चुका हूं। ये इसी तरह प्रगति कर रहा है। मैंने घर बदला, शादी कर ली और अपनी जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन मुझे उसके पास वापस ले जाने वाली यह घटना एक त्रासदी है। मैं तो वैसे भी योजना बना रहा था। घर वापस आना एक तरह से छुट्टी थी, लेकिन वास्तव में मैं पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था और खुद को टूटने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे माता पिता के रास्ते में आने पर मुझे कुछ अजीब लगा। माँ और पापा ने कहा चाहे कितना भी देर हो जाए वे मेरे लिए रात भर जागते रहेंगे, लेकिन तब घर में एक भी लाइट नहीं थी। सब कुछ अंधेरे में था, यहां तक कि कुत्ता भी नहीं भौंका। मैं ठंडी हवा में कार चलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। एक बुरा एहसास हो रहा था, समझे? बस वो महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है। कुछ ही सेकंड बाद मेरे दिमाग में काले आदमी का चित्र सच हो गया। मैंने मां के शव को लिविंग रूम के फर्श पर पड़ा देखा। मैं बगल के कमरे में गया और पाया कि मेरे पिताजी का विरोध असरदार था। वहां एक चोर मरा पड़ा था, उसके सिर की चोट से खून बह रहा था। मुझे याद है मैंने पुलिस से कहा मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा क्यों करेगा। मेरे माता पिता नियमित रूप से चर्च जाते हैं और बेघर आश्रयों में मदद करते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। पुलिस का अनुमान है कि लुटेरों ने उससे चोरी की थी। जांच के दौरान पुलिस के एक वाक्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया जब वे उस छोटे चोर का शव उठा रहे थे और कुछ अजीब देखा। सिर्फ पहचान। मैं तुरंत पलटा। वह क्या है? ये कैसी टाइम कैप्सूल है? भूगोल के विश्लेषण से देखा गया था वहां से वह बहुत अलग दिख रहा था, और उन 4-5 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसे कहां दफनाया गया। लेकिन अब उसे उन चोरों ने खोज निकाला है। इससे मुझे बहुत से सवाल उठे। क्या उस ग्लू होल में कुछ था जो उन्हें चाहिए था? वो कैसे जानते थे कि यह कहां दबी हुई है? वह बहुत कम दूसरों उन्होंने उसमें क्या रखा हुआ था? मैंने पुलिस से पूछा कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ, ये लगभग 2 दिन पहले की बात है और मेरे पिताजी अभी भी इसे खोज नहीं पाए हैं। टाइम कैप्सूल आज आ गई। मैंने बहुत मेहनत से खुद को तैयार किया, तब जाकर इसे खोला। पुलिस कहती है ये मेरा हक है, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रिश्तेदार नहीं है जो इसे ले जा सके। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे मर्डर के पीछे यह छोटी सी चीज ही जिम्मेदार है। मैंने गुस्से में उसे खोला और अंदर की चीजें बिस्तर पर फेंक दी। पहली नजर में अंदर की चीजें बेकार सी लग रही थीं। कुछ गहने थे। मुझे पता है कि यह उनकी पुरानी तस्वीर है, जब उनके दोस्त उनके साथ पास के जंगल में कैंपिंग करने गए थे। उसे वो जंगल बहुत पसंद था। मैं फोटो को देखता रहा। उस पर तारीख 2013 लिखी थी। रुको, मुझे लगता है इस फोटो में कुछ गड़बड़ है। कैसी का देहांत 2009 में हुआ था। वो कौन था जिसने बाद में चीजें सिलिकॉन जेल में डाली? ऐसा लग रहा था जैसे कैथी ने किया हो।
फिर मैंने एक रिपोर्ट देखी जिस पर अजीब खबरों की हेडलाइन मुझे घबराहट और डर से भर देती है। कार्लिंगटन जंगल हत्याकांड में 2 लड़के लापता हो गए हैं और कब्र के अनसुलझे रहस्य अभी भी बरकरार हैं। कार्लिंगटन कब्रिस्तान के अधिकारों को लेकर अभी भी विवाद है। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन जो आने वाला है उसने मुझे दिखाया कि यह बहुत गंभीर है। यह मेरे पिता की तस्वीर है जो जंगल में कब्र खोद रहे हैं। क्या कैथी उन पर नजर रख रही थी? मैंने उसकी लिखी हुई चिट्ठी अपनी माँ के लिए देखी। काइसी की मौत के बाद उन्होंने हमेशा सहानुभूति दिखाई। मैंने एक नोटबुक उठाई जिस पर मेरा नाम लिखा था। वह कभी कभी ऐसा करती है मुझे भ्रमित करने के लिए। फिर मम्मी पापा से शिकायत करती है कि मैंने उसकी डायरी चुराई है। मैंने तुरंत उसकी लिखावट को पहचान लिया। कैथी, मुझे पता है तुम्हारे मन में सवाल है, वो कब्रिस्तान तुम्हें जवाब देगा। चलो सच्चाई ढूंढते हैं। जोएल, इन पेंटिंग्स को देखकर मैं उत्साह से कांप रहा हूँ। क्या मेरी बहन सच में अभी भी जिंदा है? वो इतने साल कैसे छुपी रही? और सबसे महत्वपूर्ण, उसने ऐसा क्यों किया? मैं तुरंत जंगल की ओर गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह शांत घास का मैदान अविस्मरणीय है। मैंने जल्दी ही कैसी की कब्र ढूंढ ली क्योंकि यह पहले से खुदी हुई थी। युद्ध के बाद मैंने पाया कि दूसरी कब्रों को भी खोला गया था। एक आवाज जंगल से आई, एक ऐसा महिला जिसे मैं पहचान नहीं पाया जंगल से बाहर आ रही थी। वह एक रंगीन पोशाक में है और उसके हाथ में एक कैमरा है। फिर मैंने एक बंदूक की आवाज सुनी। एक विशाल शरीर मेरे पीछे मेंढक के मकबरे में गिर गया। मेरे पापा मेरे पीछे पड़े हैं और हम दोनों पर हमला करने ही वाले हैं। कैसी मेरी ओर चली आई। उसके हाथ कांपते हुए उसने बंदूक गिरा दी। मुझे अपने पिता के एक श्रृंखलाबद्ध हत्यारे होने को साबित करने में 20 साल लग गए। मुझे यह मिलते ही मैं हमेशा इसे छुपा लेता था। उसने अपना सिर झुका लिया, बहुत दुखी लग रही थी। माँ ने अपनी लापरवाही की कीमत चुकाई। इन सालों में पापा सोचते थे कि तुम अब नहीं रहे, लेकिन तुम हमेशा यहीं थे। हम एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मैं समझ गया, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे झकझोर देते हैं, लेकिन जब हम गले मिलते हैं तो ये समस्याएं मानो गायब हो जाती हैं।